नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। जी। भारतीय संविधान के वो पहले 4 अनुच्छेद जो ये बताते हैं कि भाई भारत आखिर है क्या। हाँ, बिल्कुल। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। सही कहा। ये वो नींव के पत्थर हैं कह सकते हैं जिन पर भारत की पूरी इमारत टिकी है। मतलब हमारी सीमाएं कैसे बनती हैं, कैसे बदल सकती हैं, ये सब। बिल्कुल, ये आधार है। और हमारी ये जो बातचीत है ये संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 जो मूल टेक्स्ट है उसी पर आधारित है, जो स्रोत हमें मिले हैं। जी। तो हमारा मकसद क्या है? देखिए, मकसद ये है कि इन अनुच्छेदों के पीछे जो सोच है और जो इनकी व्यवहारिक बातें हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। हाँ, ये जरूरी है। कि भाई संविधान की नज़र में भारत क्या है, कैसे नए इलाके भारत का हिस्सा बन जाते हैं या कैसे नए राज्य बन जाते हैं। और ये भी कि जो मौजूदा राज्य हैं उनके नक्शे कैसे बदल सकते हैं, नाम तक कैसे बदल सकते हैं। सही। और सबसे ज़रूरी ये सब जानना हमारे लिए क्यों मायने रखता है। तो चलिए संविधान के इन शुरुआती पन्नों की गहराई में उतरते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल पहले अनुच्छेद से। आर्टिकल 1 पहली लाइन है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। सुनने में तो सीधा सा लगता है, लेकिन इसमें ये जो शब्द है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका इस्तेमाल मतलब बहुत सोच समझ कर किया गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ एक नाम या एक भौगोलिक वर्णन नहीं है, ये भारत के राजनैतिक चरित्र की घोषणा है। अच्छा। और यहाँ संघ यानी यूनियन शब्द पर खास ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हमें स्रोतों से पता चलता है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पर काफी जोर दिया था। उन्होंने साफ किया कि भारत का संघ जैसे अमेरिका का संघ है वैसा नहीं है, ये राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। अच्छा, अमेरिकी मॉडल से अलग कैसे? हाँ, देखिए अमेरिका में क्या हुआ कि राज्य पहले से थे, स्वतंत्र थे, और उन्होंने मिलकर एक फेडरेशन बनाया, एक समझौता किया। हाँ। भारत में स्थिति उलट है। यहाँ देश एक है, अखंड है, जिसे प्रशासनिक सुविधा के लिए अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। अच्छा। तो ये जो कहा कि समझौते का परिणाम नहीं है, इसका सीधा मतलब क्या हुआ फिर व्यवहार में? इसका सबसे अहम नतीजा ये है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। जीरो। कोई अधिकार नहीं। जी। संघ अविभाज्य है। राज्य प्रशासनिक इकाइयां हैं, उनकी सीमाएं बदल सकती हैं, वो पुनर्गठित हो सकते हैं, लेकिन वो संघ को तोड़ के जा नहीं सकते। इसीलिए भारत को अक्सर कहते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। मतलब स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल है, हाँ। पर यूनियन इनडिस्ट्रक्टिबल। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। हाँ, सुना है। ये तो वाकई मतलब भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा प्रावधान है। बिल्कुल, ये बुनियाद है। अच्छा, तो अनुच्छेद 1 सिर्फ संघ की बात नहीं करता, ये भारत के राज्य क्षेत्र यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया को भी परिभाषित करता है। उसमें क्या क्या आता है? हाँ, अनुच्छेद 1 का क्लॉज 3 वो स्पष्ट करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में 3 तरह के क्षेत्र शामिल होंगे। 3 तरह के? कौन कौन से? पहला, राज्यों के क्षेत्र, जो हमारे स्टेट्स हैं, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वगैरह। ठीक है। दूसरा, पहली अनुसूची में जो लिखे हैं संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हाँ, यूटीज। और तीसरा, ऐसे अन्य क्षेत्र जो भविष्य में भारत द्वारा अर्जित किए जाएं, अक्वायर्ड टेरिटरीज। अक्वायर्ड टेरिटरीज, भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र। ये दिलचस्प है। भारत नए इलाके कैसे मतलब हासिल कर सकता है? क्या इसके लिए संसद को कोई खास कानून बनाना होता है? ये एक अहम पहलू है। देखिए, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है ना? हाँ। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उसे नए क्षेत्र अर्जित करने का अधिकार है। इसके लिए अलग से कोई कानून पास करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा। हाँ, हालांकि जब वो क्षेत्र अर्जित हो जाता है तो उसके प्रशासन के लिए जरूर कानून बनाए जा सकते हैं। स्रोत बताते हैं कि अर्जन के कई मान्य तरीके हैं। जैसे संधि द्वारा, ट्रीटी से, या अगर कोई इलाका खुद ही समर्पण कर दे, सेशन जिसे कहते हैं, युद्ध में जीत से, कॉन्क्वेस्ट या सब्जुगेशन, या फिर ऐसी जमीन पर कब्जा करके जिसका कोई मालिक ना हो, ऑक्यूपेशन। अच्छा, कई तरीके हैं। हाँ, उदाहरण के लिए जैसे गोवा, दमन और दीव, पुडुचेरी, सिक्किम, ये सब भारत में शामिल हुए ये अलग अलग तरीकों से अर्जित क्षेत्रों के ही उदाहरण हैं। बाद में उन्हें या तो राज्य बना दिया गया या केंद्र शासित प्रदेश। समझ गया। तो अनुच्छेद 1 ने भारत की पहचान, उसकी अखंडता और उसकी क्षेत्र का खाका खींच दिया। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 2 पर। ये किस शक्ति के बारे में?
ये संसद को 2 महत्वपूर्ण शक्तियां देता है और ये भारत के बाहरी क्षेत्रों से संबंधित है, मतलब जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है। बाहरी क्षेत्रों से, ठीक है। क्या शक्तियां? ये कहता है कि संसद कानून द्वारा और ऐसी शर्तों पर जो वो ठीक समझे 2 काम कर सकती है। क, संघ में नए राज्यों का प्रवेश करा सकेगी, एडमिशन, और ख, नए राज्यों की स्थापना कर सकेगी, एस्टैब्लिशमेंट। प्रवेश और स्थापना, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट, सुनने में थोड़ा एक जैसे लगते हैं। इनमें क्या बारीक फर्क है? हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। दोनों ही उन क्षेत्रों के बारे में है जो उस वक्त भारत का हिस्सा नहीं है। ठीक है। प्रवेश या एडमिशन का ताल्लुक उन राज्यों से है जो पहले से मौजूद हैं, अस्तित्व में हैं, और उन्हें भारत संघ में शामिल किया जा रहा है। अच्छा, जैसे कोई पहले से बना हुआ राज्य। हाँ, सोचिए अगर कोई स्वतंत्र पड़ोसी राज्य भारत में विलय करना चाहे तो उसे अनुच्छेद 2 के तहत प्रवेश दिया जाएगा। वहीं स्थापना या एस्टैब्लिशमेंट का संबंध ऐसे क्षेत्रों से है जो या तो पहले राज्य के रूप में थे ही नहीं, मान लीजिए कोई नया द्वीप मिल गया, या कोई इलाका सीधे भारत के कंट्रोल में आ गया, या जिन्हें भारत ने अर्जित किया है और अब उन्हें राज्य का दर्जा दिया जा रहा है। अच्छा, तो जो पहले से राज्य नहीं थे। हाँ, तो संक्षेप में कहें तो अनुच्छेद 2 भारत की सीमाओं के विस्तार और बाहरी इकाइयों को संघ में शामिल करने का रास्ता खोलता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 बाहरी इलाकों या राज्यों को भारत में लाने की बात करता है। लेकिन हम सब ने देखा है और आप भी जानते हैं कि भारत के अंदर भी तो राज्यों का पुनर्गठन होता रहा है। बिल्कुल होता रहा है। नए राज्य बनते रहे हैं, जैसे भाषा के आधार पर राज्यों का बनना या हाल के सालों में तेलंगाना का बनना। ये सब कैसे होता है? ये तो भारत के अंदर की बात है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया, और यहीं पर अनुच्छेद 3 की भूमिका आती है। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये। अनुच्छेद 3? जी, अनुच्छेद 2 जहां बाहरी क्षेत्रों के लिए था, वहीं अनुच्छेद 3 संसद को भारत के अंदर राज्यों के पुनर्गठन की बहुत व्यापक शक्ति देता है। अंदर? अच्छा, अब क्या क्या कर सकती है संसद इसके तहत? ये अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि वो कानून बनाकर, पहला, किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग करके, या 2 से ज्यादा राज्यों या उनके हिस्सों को मिलाकर, या किसी क्षेत्र को किसी राज्य के हिस्से के साथ मिलाकर नया राज्य बना सकती है। नया राज्य बना सकती है, ठीक है। दूसरा, किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। एरिया बढ़ा सकती है। तीसरा, किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा सकती है। घटा भी सकती है। हाँ। चौथा, किसी राज्य की सीमाओं में, बाउंड्रीज में परिवर्तन कर सकती है। सीमाएं बदल सकती है। और पांचवा, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। और ये बाप रे, नाम भी बदल सकती है। मतलब संसद किसी भी मौजूदा राज्य का भूगोल, उसका आकार, यहाँ तक कि उसका नाम सब बदल सकती है। ये तो बहुत ही बड़ी शक्ति है। हाँ, ये वास्तव में बहुत बहुत व्यापक शक्ति है, और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके आजादी के बाद भारत का जो अंदरूनी नक्शा है वो कई बार बदला गया है। हाँ, वो तो है। 1956 का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसने भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाएं तय की, वो इसी अनुच्छेद का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जी। उसके बाद भी जैसे बंबई राज्य से गुजरात और महाराष्ट्र बने, हाँ, 1960 में पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश निकले, या फिर साल 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड बने, और 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। ये सब अनुच्छेद 3 के तहत ही मुमकिन हुआ है। तो ये अनुच्छेद देश को बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं के हिसाब से ढालने की क्षमता देता है। ये तो समझ आया कि शक्ति बहुत व्यापक है, लेकिन एक सवाल है, क्या संसद अपनी मर्जी से कभी भी किसी भी राज्य को बदल सकती है, या इस प्रक्रिया में राज्यों की भी कोई भूमिका होती है, उनसे पूछा जाता है? हाँ, देखिए, अनुच्छेद 3 में इसके लिए एक प्रक्रिया है, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण पेच है, जैसा आपने पूछा। पेच क्या? ऐसा कोई भी बिल, विधेयक संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जरूरी है, प्रायर रिकमेंडेशन। ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश। और अगर बिल किसी मौजूदा राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम को बदलने वाला है, तो राष्ट्रपति को वो बिल संबंधित राज्य या राज्यों के विधानमंडल के पास भेजना होता है, उनके विचार जानने के लिए। अच्छा, तो राज्य विधानमंडल के पास जाता है, उनकी राय ली जाती है, तो इसका मतलब उनकी राय महत्वपूर्ण होती होगी। अगर वो सहमत ना हो तो क्या होगा? यहीं पर वो पेच है जिसकी मैं बात कर रही थी। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को एक निश्चित समय सीमा देते हैं कि भाई आप इतने समय में अपना मत बताइए। राज्य अपनी राय दे सकते हैं,
सलाह दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति या संसद उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं है मतलब मानना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर राज्य दी गई समय सीमा में राय नहीं भी देते हैं, तब भी संसद आगे बढ़ सकती है। और यहाँ तक कि अगर राज्य बिल के खिलाफ वोट करते हैं, अपनी असहमति जताते हैं, तब भी संसद उस बिल को पास कर सकती है। ओह, यही वो बिंदु है जो फिर से वही बात पुष्ट करता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। केंद्र के पास राज्यों की सीमाओं को फिर से बनाने की अंतिम शक्ति है। ये समझना बहुत जरूरी था कि राज्यों से राय तो ली जाती है, पर वो बाध्यकारी नहीं है। ये केंद्र को काफी मजबूत स्थिति में रखता है, इसमें कोई शक नहीं। जी बिल्कुल। अब आते हैं चौथे और इस चर्चा के अंतिम अनुच्छेद पर, आर्टिकल 4। स्रोत बताते हैं कि यह प्रक्रिया से जुड़ा है, लेकिन इसमें एक ऐसी बात है जो पूरे मामले को एक अलग ही नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अनुच्छेद 4 दो मुख्य बातें स्पष्ट करता है, और दूसरी बात खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, क्या हैं वो बातें? पहली बात तो ये है कि अनुच्छेद 2 यानी नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, या अनुच्छेद 3 यानी राज्यों का पुनर्गठन के तहत अगर कोई कानून बनाया जाता है, तो वो कानून संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में जरूरी बदलाव कर सकता है। पहली और चौथी अनुसूची? हाँ, पहली में तो राज्यों और यूटीज के नाम और क्षेत्र हैं जी, और चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। बिल्कुल। तो जाहिर है जब कोई नया राज्य बनेगा या किसी राज्य की सीमा बदलेगी, तो इन लिस्ट्स में बदलाव तो करना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो लॉजिकल है। अनुच्छेद 4 कहता है कि ये बदलाव उसी कानून का हिस्सा होंगे जो राज्य बना रहा है या बदल रहा है। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये तो स्वाभाविक लगता है, लेकिन वो दूसरी खास बात क्या है जिसका आपने जिक्र किया? दूसरी और सबसे मैं कहूंगी क्रांतिकारी बात अनुच्छेद 4 के क्लॉज 2 में है। ये साफ तौर पे घोषणा करता है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के तहत बनाया गया कोई भी कानून, जिसमें पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन भी शामिल है, वो संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा? एक मिनट, क्या मतलब हुआ इसका? आमतौर पर तो संविधान में कोई भी बदलाव संशोधन ही कहलाता है ना, आर्टिकल 368 के तहत? हाँ, आमतौर पर बिल्कुल। और अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताता है, जो काफी मुश्किल और कठोर है। हाँ, विशेष बहुमत चाहिए होता है। जी, इसके लिए आमतौर पर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। मतलब सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और वोट करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। काफी मुश्किल प्रक्रिया है। और कुछ मामलों में जो संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं, आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति भी जरूरी होती है। लेकिन अनुच्छेद 4 कहता है कि राज्यों को बनाने, उनकी सीमाएं बदलने, नाम बदलने जैसे इतने बड़े और महत्वपूर्ण कामों के लिए जो सीधे सीधे देश का नक्शा बदल देते हैं, अनुच्छेद 368 की इस जटिल प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं? तो फिर कैसे होगा? ऐसे कानून संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही पास किए जा सकते हैं। सिंपल मेजॉरिटी? साधारण बहुमत, जैसे कोई आम कानून पास होता है? बिल्कुल। साधारण बहुमत का मतलब है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से ज्यादा का समर्थन। बस जैसे कोई और सामान्य कानून पास होता है वैसे ही। ओह, तो मतलब देश का नक्शा बदलने जितना बड़ा फैसला संसद एक सामान्य कानून पारित करने जितनी आसानी से ले सकती है। यस, ये तो सच में चौंकाने वाली और बहुत शक्तिशाली बात है। इसके पीछे क्या सोच रही होगी संविधान निर्माताओं की, ऐसा क्यों किया? हाँ, ये भारतीय संविधान के लचीलेपन का, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का एक अनोखा उदाहरण है। संविधान बनाने वालों ने शायद ये महसूस किया होगा कि देश की एकता और प्रशासनिक जरूरतें बदलती रहती हैं। समय समय पर राज्यों का पुनर्गठन जरूरी हो सकता है, कभी भाषा की वजह से, कभी क्षेत्रीय विकास की जरूरतों की वजह से, कभी प्रशासनिक सुविधा के लिए। सही बात है। अगर हर बार इसके लिए संविधान संशोधन की वो मुश्किल प्रक्रिया अपनानी पड़ती, तो ये बहुत कठिन और लंबा काम हो जाता, शायद कभी हो ही नहीं पाता। हाँ, अटक जाता है मामला। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने जानबूझकर इसे साधारण विधायी प्रक्रिया के दायरे में रखा, ताकि संघ यानी केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर तेजी से और प्रभावी ढंग से कदम उठा सके। ये केंद्र को मजबूती तो देता ही है, लेकिन साथ ही देश को बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढालने की क्षमता भी देता है। तो अनुच्छेद 4 एक तरह से अनुच्छेद 2 और 3 को प्रैक्टिकल बनाता है, उनको लागू करने का रास्ता आसान करता है, बिना संवैधानिक संशोधन की रुकावट के।
ये पूरी तस्वीर अब काफी साफ हो गई है। जी। तो आज हमने संविधान के पहले 4 अनुच्छेदों की यात्रा की और समझा कि ये भारत की संरचना के लिए कितने मौलिक हैं, कितने फंडामेंटल हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, जहां राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं। ये देश की अखंडता को पक्का करता है। हमने जाना कि अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति देता है कि वो बाहरी क्षेत्रों को भारत में नए राज्यों के रूप में शामिल कर सके या स्थापित कर सके। और अनुच्छेद 3 संसद को और भी ज्यादा शक्ति देता है, भारत के भीतर ही राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम बदलने की, यानी आंतरिक पुनर्गठन की शक्ति। और फिर आया अनुच्छेद 4, जिसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू हमने समझा कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए ये सभी बड़े बदलाव, जिनमें देश का नक्शा बदलना तक शामिल है, वो संविधान संशोधन नहीं माने जाते। जी हाँ। इन्हें संसद साधारण बहुमत से एक सामान्य कानून की तरह पास कर सकती है। ये भारतीय संघवाद के, हमारे फेडरलिज्म के अनोखे और लचीले चरित्र को दिखाता है। बिल्कुल। ये जानकारी हमें न सिर्फ ये समझने में मदद करती है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में कैसे बना, कैसे विकसित हुआ, बल्कि ये भी कि भविष्य में बदलती ज़रूरतों के हिसाब से इसमें और बदलाव कैसे संभव हैं। संविधान निर्माताओं ने वाकई दूरदर्शिता दिखाते हुए स्थिरता और लचीलेपन के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आ रहा है, शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर सोचना चाहें। जी। ये जो प्रक्रिया है राज्यों के पुनर्गठन की, जिसे संवैधानिक संशोधन के बजाय साधारण बहुमत से करने की शक्ति संसद को दी गई है, ये व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति संतुलन है, पावर बैलेंस है, उसको किस तरह से प्रभावित करती है? गहरा सवाल है। और जब राज्यों की सीमाएं या नाम इतनी आसानी से बदले जा सकते हैं, तो इसका राज्यों की अपनी जो एक क्षेत्रीय पहचान होती है, उनकी स्वायत्तता की भावना होती है, उस पर क्या असर पड़ता होगा? ये एक जटिल सवाल है ना, जिसके कई पहलू हो सकते हैं, और इस पर गहराई से विचार करना वाकई दिलचस्प होगा। निश्चित रूप से ये सोचने वाली बात है।